तो चलिए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं स्वरूप चंद केस जो 1780 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस समय के जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो तकरार हो रही थी उस समय, उसको एक इम्पॉर्टेंट केस दर्शाता है। था तो ये रेवेन्यू डिस्प्यूट और इसको हम डिटेल में चलिए आगे देखते हैं। तो स्वरूपचंद केस 1780 का है। ये कोई एक्चुअली रेवेन्यू डिस्प्यूट था जो आगे चल के लीगल डिस्प्यूट बन गया। क्या कोई एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर क्वेश्चन है कि क्या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने रेवेन्यू क्लेम के आधार पर बिना प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के जेल में रख सकती है? ये क्वेश्चन था इसमें, और इसी क्वेश्चन से हमें मिलते हैं नेचुरल जस्टिस, पर्सनल लिबर्टी, हैबियस कार्पस, जुडिशियल कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स। तो चलिए पूरा केस स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टैब्लिश किया। यह कोर्ट प्रैक्टिकली 1774 में फंक्शनिंग में आया। इसके जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। और अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई आपको बताता हूँ कि एक तरफ था सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने प्रोविंशियल काउंसिल थे जो रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन और उस तरह की चीज़ें और एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते थे। यानी एक तरफ जुडिशियल अथॉरिटी और दूसरी तरफ कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जीक्यूटिव रेवेन्यू मशीनरी। और यही आगे चलकर जो जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, अधिकार क्षेत्र का कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। अब जानते हैं कि ये स्वरूपचंद कौन है जिनके नाम पे केस है हुआ स्वरूपचंद। तो स्वरूपचंद जो थे एक मुलजमिन यानी रेवेन्यू श्योरिटी थे। रेवेन्यू की जो श्योरिटी देते थे उसको उस समय मुलजमिन बोलते थे। तो डेका जो प्रोविंशियल काउंसिल का एलिगेशन था कि स्वरूपचंद पर लगभग 10,000 रुपये का गवर्नमेंट रेवेन्यू बकाया है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा गया कि हुआ स्वरूपचंद तो आप लिख सकते हैं कि स्वरूपचंद वाज अ मुलजमिन और रेवेन्यू श्योरिटी कनेक्टेड विथ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट whom the Decca Provincial Council alleged a revenue liability of approximately rupees 10,000। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो कंपनी अथॉरिटी का कहना था कि स्वरूपचंद को लगभग 10,000 रुपये देने बाकी थे। स्वरूपचंद का जो डिफेंस था उसके अंदर कि उनका ये कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी 10,000 रुपये जॉन शेक्सपियर को पे कर दिया था। जॉन शेक्सपियर कौन थे? डेका प्रोविंशियल काउंसिल में ही कनेक्टेड थे। लेकिन जॉन शेक्सपियर ने कहा कि मुझे ऐसा कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है जो कि रेवेन्यू की तरफ बकाया है। तो उनके बीच में कोई पर्सनल ट्रांसैक्शन ज़रूर थी, लेकिन इसको जो इन्होंने जो जॉन शेक्सपियर ने कहा कि मुझे कोई भी इस तरह का पैसा नहीं मिला है, तो मुझे ऐसा कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा मानना था जॉन शेक्सपियर का। और अब एक्चुअल डिस्प्यूट क्या बन गया कि हु एक्चुअली ओड द मनी, कि क्या स्वरूपचंद वास्तव में लायबल थे, क्या पेमेंट हुई थी, अगर पेमेंट हुई थी तो किसे हुई। यानी यह एक डिस्प्यूट क्लेम था और इसे डिस्प्यूट क्लेम को नॉर्मली एविडेंस और प्रॉपर एडजुडिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक्शन जो डेका प्रोविंस काउंसिल थी उन्होंने एक्शन लिया। अब आते हैं केस के सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल पॉइंट पर कि डेका प्रोविंशियल काउंसिल ने इस डिस्प्यूट को प्रॉपर जुरिसडिक्शन, जुडिशियल एडजुडिकेशन के लिए कोर्ट में भेजने के बजाय स्वरूपचंद को कस्टडी में डाल दिया, यानी उन्हें डिटेन कर दिया। और ये कहा गया कि जब तक डिस्प्यूटेड अमाउंट पे नहीं किया जाता, तो अप्रोप्रिएट श्योरिटी नहीं दी जाती, तब तक डिटेंशन जारी रहेगी। अब सोचिए स्टूडेंट, एक अथॉरिटी कह रही है कि तुम पर पैसा बकाया है, फिर वही अथॉरिटी जज बन जाती है, व्यक्ति को डिटेन भी कर लेती है, पुलिस भी बन जाती है और प्रॉपर कोर्ट डिक्री भी नहीं है और मेजर लीगल इशू पैदा हो गई इसकी वजह से। तो एग्जीक्यूटिव वाज यूजिंग कोर्सिव, जो मनमाना पावर या उस पर दबाव वाला पावर एक्शन विदाउट अ कोर्ट डिग्री वो कर रही थी। यही आगे चल के डिस्प्यूट बना। अब सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी आ चुकी थी कलकत्ता में, तो उसमें इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैबियस कार्पस, आपको पता है रीट होता है उसमें से। हैबियस कार्पस का लिटरली मीनिंग होता है प्रोड्यूस द बॉडी। हिंदी में इसे बॉडी जो ब्रॉडली समझे सकते हैं तो व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो और बताओ कि उसे लीगल अथॉरिटी के तहत डिटेन या अरेस्ट किया गया है। हैबियस कार्पस एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। कोर्ट बेसिकली क्वेश्चन पूछता है कि हु डिटेन द पर्सन, किस अथॉरिटी ने उसे डिटेन किया।
अंडर व्हाट लीगल अथॉरिटी, किस कानून के तहत डिटेंशन की गई, और व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बेसिस, लीगल प्रोविजन क्या है, व्हाट प्रॉपर प्रोसीजर फॉलोड, क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए गए, और फाइनली ही इज द डिटेंशन लॉफुल और आर्बिट्ररी, यानी डिटेंशन लीगली जस्टिफाइबल या आर्बिट्ररी मनमाने ढंग से किया गया, इसलिए हैबियस कॉर्पस को याद रखना जरूरी है। तो इलीगल डिटेंशन इसमें जो है कि हैबियस कॉर्पस जो स्वरूपा चंद ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किया, उस पर ही ये क्वेश्चन आगे चल के चला। अब मेन लीगल इशू जो अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर कि जो था कि कुड द ढाका प्रोविंशियल काउंसिल जो थी, कि ढाका प्रोविंशियल काउंसिल लॉफुली डिटेन स्वरूप चंद फॉर एलिजली रेवेन्यू लाइबल विदाउट प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस, यानी केवल रेवेन्यू लाइबिलिटी का एलिगेशन लगाकर क्या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकती थी। और इससे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या एक एग्जीक्यूटिव या रेवेन्यू अथॉरिटी साइमल्टेनियसली 3 रोल निभा सकता है, वो क्लेमेंट भी है, एडजुडिकेटर कोर्ट का भी काम कर रही है, डिटेनिंग अथॉरिटी भी है, पुलिस का भी काम कर रही है। तो मतलब पहले खुद क्लेम करो या करो कि पैसा देना है, फिर खुद डिसाइड करो कि पैसा देना है, और फिर खुद ही व्यक्ति को डिटेन करो और उसको अरेस्ट करो। तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा था। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि सबसे पहले कि नेचुरल जस्टिस का जो वायलेशन हो रहा है, जैसे कि आप सबको पता है उसके 3 प्रिंसिपल। सबसे पहले ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मीनिंग होता है कि हियर द अदर साइड, और दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्लेम या एलिगेशन है तो उसे अपना डिफेंस रखने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी केवल एक पक्ष की बात सुनकर डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो आपको पता है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस में ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बाद आता है नेमो जुडेक्स इन काउसा सुआ, इसका मीनिंग है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। हिंदी में कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। अगर अथॉरिटी खुद क्लेमेंट है और वही अथॉरिटी है और डिस्प्यूट भी वो खुद डिसाइड कर रहा है, तो इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन और बायसनेस का क्वेश्चन उठना लाजिम है। इसलिए नेचुरल जस्टिस का बेसिक आइडिया है फेयर हियरिंग, इम्पार्शियल डिसीजन मेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का पिक के बाद में ये अप्रोच जब ये केस होता है कि अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का क्या अप्रोच कोर्ट ने यहाँ पे प्रिंसिपल एम्फसाइज जो किया है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन नॉट रिप्लेस प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस। तो अगर कंपनी किसी व्यक्ति से मनी क्लेम करती है तो उसे अपना क्लेम या उसे क्लेम लॉ के अनुसार प्रूव करना होगा। सिर्फ रेवेन्यू रिकवरी के नाम पर ही किसी व्यक्ति के आर्बिट्रेरी तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता। इसको एक सिंपल चेन में यदि याद रखें तो पहले क्लेम होना चाहिए, क्लेम को एविडेंस से एस्टैब्लिश करना चाहिए, दूसरे पक्ष ने अपनी डिफेंस रखने का उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, और कॉम्पिटेंस फोरम जैसे कि प्रॉपर कॉम्पिटेंट जो फोरम है, कोर्ट है, वहाँ पे मैटर डिसाइड होना चाहिए, फिर लीगल इन्फोर्समेंट होना चाहिए। तो इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये सब चीज़ें नहीं हुए, इसलिए आप स्वरूप चंद को रिलीज़ कर दिए। उसको रिलीज़ का ऑर्डर उन्होंने, जो अब तक का आउटकम सुप्रीम कोर्ट ने स्वरूप चंद के रिलीज़ का ऑर्डर दिया एप्रोप्रिएट श्योरिटी पर, ताकि यह प्रॉपर प्रोसीडिंग्स में अपीयर कर सके। लेकिन यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि स्वरूप चंद पर कोई लाइबिलिटी हो ही नहीं सकती। नो, कोर्ट का फोकस था कि द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिटेंशन वाज अनलॉफुल। उनको जो प्रोसीजर के थ्रू, उनको जो मेथड के थ्रू उनको डिटेन किया गया था, जेल में डाला गया था, वो अनलॉफुल है। तो हैबियस कॉर्पस के तरह यानी लाइबिलिटी उनको छोड़ देना चाहिए, यानी लाइबिलिटी का क्वेश्चन अलग था। लेकिन डिस्प्यूटेड रेवेन्यू क्लेम के कारण बिना प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के डिटेन करना लॉफुली नहीं था। एग्ज़ाम में इसी डिस्टिंक्शन की ज़रूरत लिखना है आप लोगों को कि कोर्ट डिड नॉट वाइप आउट द लीगलिटी ऑफ द लाइबिलिटी। उन्होंने लाइबिलिटी की, उनके पैसा पकाया है या नहीं, उस पर उन्होंने उनको नहीं रिलीज़ किया। उन्होंने इसलिए उसको रिलीज किया कि प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं हुआ है उनको डिटेन करने का और उन पर केस मुकदमा चलाने का। तो इम्पॉर्टेंट जो लीगल प्रिंसिपल्स इसमें जो फॉलो हुए, सबसे पहले जुडिशियल कंट्रोल, कोर्ट कैन एग्जामिन एग्जीक्यूशन एक्शन, पर्सनल लिबर्टी के बारे में, प्रॉपर टू डिटेन इज़ नॉट अनलिमिटेड, और उसके बारे में उन्होंने कहा नेचुरल जस्टिस, बाद में निमो जुडेक्स इन कौसा सुआ के नो वन कैन बी जज इन ओन केस, और रूल ऑफ लॉ जहाँ पर तक की है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी आर आल्सो सब्जेक्ट टू लॉ, कि गवर्नमेंट भी और अथॉरिटीज़ भी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी कानून की तरह ही, प्रोसीजर की तरह ही उन्होंने फॉलो करा। इस तरह से लॉ की मैच्योरिटी वहाँ पे 1780 के इस केस में दिख आ रही है। जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इसकी वजह से
हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जो 1780 के जो इम्पोर्टेंट केस थे, तो 77 79 में जो हमने पहले देखा है कि पटना केस, जिसको हम और एक वीडियो सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको जल्दी पोस्ट भी हो जाएगा, हो गया है। और स्वरूप चंद केस 1780, उसके बाद कोसी जूरा केस 1780 का, और गोरा वाला केस जो 1780 का, ये केस इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि आपके सिलेबस में भी है, ये भी आपको रखना है हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में। हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट केस है कि यहाँ पे जुडिशरी जो मैच्योर होने की कोशिश जो इंडिया में हो रही थी। उसके बाद आपको अगर इंपॉर्टेंट बोलूँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 70, अब इस सब खामियों के वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है कि लाने की जो प्रावधान हो रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, इसका पर्पस था कि पावर को क्लियरिफाई और सर्कमस्टेबल करना, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता जो उस समय थी, और कंपनी का जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थे, उनके बीच में जो जुरिडिक्शनल बाउंड्रीज को क्लियर बनाना। तो एग्ज़ाम में कनेक्शन याद रखिए कि जुरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट था इसमें, स्वरूप चंद के केस में एंड अदर केसेस में, और नीड फॉर क्लैरिफिकेशन, इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो इस तरह के केसेस उसमें हो रहे थे कि इनके बीच में अलग अलग जुरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसको दूर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस हुई और उन्होंने उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने की कोशिश की। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं, स्वरूप चंद केस जो और डेका काउंसिल के बीच में रेवेन्यू डिस्प्यूट था 10,000 का, डिटेंशन इसलिए उनको किया गया था स्वरूप चंद जी को, और हैबियस कार्पस उनको डिटेंशन, जब उनको जेल में डाला गया तो उन्होंने हैबियस कार्पस सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में डाला, और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ, जो कोर्ट ने भी कहा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया है, प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया है, इसलिए उनको रिलीज़ किया। जुरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट था जिसके तहत बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बनता है। तो ये था पूरा स्वरूप चंद केस। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।